हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना एफओआई का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमारे को कि एक शेयर की वैल्यू को फाइंड करना है कि वो शेयर कितने का है। हो सकता है वो शेयर का प्राइस हमें आज निकालना हो, 1 साल बाद निकालना हो, 2 साल बाद निकालना हो या 5 साल बाद निकालना हो। तो उसको फाइंड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो चलिए फिर करते हैं चैप्टर स्टार्ट। मैंने मेंशन कर ही दिया है, आप देखेंगे। जो मैं बुक यूज कर रहा हूं, मैं बुक यूज कर रहा हूं आरपी रस्तोगी की, और इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 है। और कुछ बच्चे हो सकता है बुक यूज करते हो विनीता त्रिपाठी, उसके अंदर ही चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर सेम है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वैल्यूज हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, बट करने का तरीका और कॉन्सेप्ट 100% सेम है। तो चलिए फिर करें स्टार्ट। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक सा ये बता देता हूं। ये एफएम में आपने कुछ जो एफएम पढ़ी है ये उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 7.1 क्या कहता है वो देखेंगे। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो 10 रुपए की है। नंबर ऑफ शेयर्स है एक्स केस में 5 लाख और जेड केस में 8 लाख। इक्विटी शेयर्स के जो प्राइस है वो है 50 लाख। इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस है वो 50 लाख टोटल, और 80 लाख है सेकंड जेड में। रिजर्व हमें गिवन है 6 लाख एंड 65 लाख। फाइंड बुक वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का आज का वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तो ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, अगर किसी के पास क्वेश्चन ना हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके क्वेश्चन को लिख लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले दे रखा है मुझे एक कंपनी है मेरे पास एक्स और दूसरी है जेड, दो कंपनी है। हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है वो कितनी है। फर्स्ट में दे रखी है 50 लाख रुपीस की और सेकंड में दे रखी है 80 लाख रुपीस की। देखिए, एक बात को याद रखना, मैंने पहले भी समझाया है फिर बता रहा हूं। यदि हमारे पास शेयर्स गिवन है 50 लाख रुपए के और 80 लाख रुपए के, और कुछ भी रिजर्व गिवन है, चाहे रिजर्व हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे पी एंड एल का पैसा हो, चाहे रिटेन अर्निंग हो, चाहे रिवेन्यू रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व होगा, वो सारा का सारा रिजर्व हमेशा और हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। ये याद रखना है आपने, इक्विटी शेयर होल्डर का ही रिजर्व होता है, ये बात याद रखना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके कारण क्या है, कारण मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो ये चीज आपने शायद लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर या जब भी आपने एफएम पढ़ी होगी तो आपको पता होगी, मैं फिर भी बता देता हूं एक बार, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम एफवाई ही पढ़ रहे हो। जैसे आप फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर इसको हम दूसरा कहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखेंगे, मेरे पास लायबिलिटी होती है 4 टाइप की। सबसे पहली लायबिलिटी होती है मेरे पास जो होती है इक्विटी शेयर्स की, दूसरी होती है डिबेंचर्स, तीसरी होती है प्रेफरेंस शेयर्स और चौथी होती है लोन। 4 टाइप की लायबिलिटी होती है। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना मैंडेटरी होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है और लोन का इंटरेस्ट देना मैंडेटरी होता है। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ किस चीज को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर का डिविडेंड इग्नोर कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स का जो प्रॉफिट होता है, सपोज करो ये इक्विटी शेयर का प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का, ठीक है, उसमें से मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए का ही डिविडेंड दिया है अपनी
कंपनी की तरफ से। तो जो 2 लाख रुपए बच गए, वो बचने का जो नाम होता है, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व हो, चाहे P&L हो, चाहे रिटेन अर्निंग हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा पैसा होता किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। यही रीजन है कि जब भी आपने 12th में पार्टनरशिप करी है और पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती थी, तो जो भी कंपनी के पास रिजर्व्स होते थे वो हमेशा पार्टनर्स में बट जाते थे। याद होगा 12th के अंदर आपने किया है, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो जो भी रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व हो, रेवेन्यू रिजर्व हो, प्रीमियम हो या कुछ भी हो, वो पूरा का पूरा बट जाता है पार्टनर्स की कैपिटल रेशो में। यहां पर भी तो ये पार्टनर्स ही हैं एक तरीके से। ये अपनी कंपनी का 100% मालिक है, ये अपनी कंपनी का 100% मालिक है। तो जब भी कंपनी को हम बंद करेंगे तो सारा का सारा रिजर्व इन्हीं को मिल जाएगा। एक्स वाला एक्स को मिल जाएगा, जेड वाला जेड को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कोई भी रिजर्व होगा अगर, और यहां पर क्या दे रखा है वो रिजर्व है मेरे पास 6 लाख रुपीस और 65 लाख रुपीस। इसको बोलते हैं टोटल शेयर होल्डर फंड। ये आ गया 56 लाख और 145,000,000। ये मेरे पास आ गया। टोटल शेयर होल्डर फंड कितना आ गया? 56 लाख आ गया एक्स का, 1,45,00,000 आ गया जेड का। इसको डिवाइड कर दे अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्योंकि हमने शेयर्स इशू कितने करे हैं? 5 लाख करे हैं यहां पर एंड 8 लाख करे हैं यहां पर। तो ये आ जाएगा मेरा पर शेयर प्राइस। ये मुझे निकालना है। कितना हो गया? 65 लाख अगर हम यहां पे करें 56 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आ गया 11.2। तो ये आ गया 11.2, तो ये आ गया। और 145,000,000 और डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो ये आ गया 18.125। ये आ गया 18.125। ये आ गया। ये हमारा आंसर है दोनों। तो आज जो शेयर का जो प्राइस है वो कितना हो गया? 11.2 हो गया और 18.125। जिन्होंने 125 को राउंड ऑफ करके 13 कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं करने का तरीका बिल्कुल यही है। 1,45,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जब आपका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और देख लो ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बताते हैं 2008 में आया हुआ है। 2009 सॉरी 2008, ये है 2008 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ये है हमारे पास 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर में चैप्टर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम द फॉलोइंग 3 कंपनीज सेलेक्ट द शेयर which an investor should purchase after making a fundamentals analysis. Select on the basis of, क्या दे रखा है? Price of shares, dividend yield और कैपिटल गेन यील्ड। 3 चीजें निकालनी है इसमें। सबसे पहले तो शेयर का प्राइस निकालना है और दूसरा डिविडेंड यील्ड निकालना है। ये क्या होता है बताऊंगा। और कैपिटल गेन यील्ड भी निकालना है। ठीक है, डाटा हमें गिवन है एक्स का, वाई का, जेड का। तो पहले हम x करेंगे, फिर y और फिर z। वैसे तो एक मेरे को करना चाहिए, 2 आपको करने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है। बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालेंगे हम यहां से। एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा ये रहा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दे रखा ये रहा और ग्रोथ रेट दे रखा ये। ठीक है जी, हम एक बार जरा लिख लेते हैं।
ये है इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास 2। अभी हम मान रहे हैं कंपनी पहले एक्स, एक साथ ही करते तीनों को, यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, देखते हैं। D1 दे रखा है मुझे 2 2 एंड 2। ये कंपनी है X, कंपनी है Y, कंपनी है Z। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं के ई को, यहाँ पर याद रखना, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो के ओ को बोलते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है मेरे पास जिसे आप के ओ है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही है। और जब आपके पास सिर्फ इक्विटी होगा और दूसरा फैक्टर है नहीं, तो इक्विटी का ही टोटल करेंगे तो वो के ओ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली के ई ही मेरा के ओ हो जाएगा when we have only one liability मतलब शेयर्स। अगर मेरे पास के ई है, के डी है, के पी है, के एल है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ लोन है, उन सबका मेरे को निकालना पड़ेगा तो अलग होगा। लेकिन जब आपके पास सोर्स ही सिर्फ एक है, एज पर दी क्वेश्चन सिर्फ इक्विटी है, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये दे रखा है मुझे इधर परसेंटेज 20%, अगेन 20% एंड 20%, सब में कॉमन ही है ये। और इस 20% को मैं लिख सकता हूं 0.2 0.2 एंड 0.2, क्योंकि ये बात भी हमें अच्छे से पता है 20% का मतलब होता है 20/100, इट मींस 0.2। 0.20 एक ही बात है, जीरो लिखते नहीं है। और ग्रोथ रेट दे रखी है मुझे क्वेश्चन में जी, ग्रोथ रेट मतलब जी, वो दे रखा है 5%, 5% नहीं 5%, 10%, सॉरी 5 है, 10 है और 15% है, जिसको मैं लिखूंगा 0.05, 0.1 और 0.15। ये हम इसको लिख देंगे। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। ये लीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है, ये रहा। ठीक है, और ये तीनों चीजें मुझे निकालनी है। अब हम निकाल देंगे। 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन में P0 प्लस में G। याद है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ ये वाला, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन में P0 प्लस में G। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने एफएम में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, वही फॉर्मूला है। अभी मैं इसको क्यों लिख रहा हूं उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो यहां पर है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको जब मैंने ये लिखा था। P0 का मतलब होता है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट, जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। और D1 का मतलब होता है डिविडेंड विल बी पे, जो फ्यूचर को एक्सप्लेन करता है, डिविडेंड विल बी पे।
जो फ्यूचर को बताता है। ठीक है, ये हमारे पास था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये, मुझे चाहिए ये, दैट इज करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मुझे ये निकालना है। अब P0 यहां पर है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे? के दे रखा है 0.2, तो ये आ गया 0.2 इज इक्वल टू D1, ये सीधा सीधा दे रखा है डिविडेंड का। आप देखेंगे एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 मेंशन है क्वेश्चन में, क्योंकि फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है D1, ये रहा एक्सपेक्टेड डिविडेंड विच इज D1 मेंशन है 2, 2 एंड 2, तो आपने यह यहाँ पे पुट कर दिया विच इज 2 अपॉन में P0 मुझे निकालना है और प्लस में जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट, पहले वाली की है 0.05, यहां पर हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में P0 निकालना है और ग्रोथ है 0.1, यहाँ पे 0.2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में P0 निकालना है प्लस में 0.15। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। 0.2 में से 0.05 माइनस होगा तो बच जाएगा 0.15 इज इक्वल टू 2 अपॉन में P0। फिर यहां पर हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में P0 और यहां पर हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू 2 अपॉन में P0। मैं यहां पर इसको जरा भी छोड़ देता हूं। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको करी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ऐसे ही सब में तीनों में यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो वैल्यू थी वो ये थी हमारे पास P0 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 0.15, यहाँ पे P0 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 0.1, यहाँ पे P0 हो जाएगा 2 अपॉन में 0.05। ये आंसर आ जाएगा P0 का। आपको सबसे पहले यही निकालना था। जरा हम एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 2 डिवाइड बाई 0.15, तो ये आ गया 13.33। तो यहां पर हम लिख देंगे इसको 13.33 और ये तो आ गया एग्जैक्ट 20 और ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.05, तो ये आ गया एग्जैक्ट 40। जो आपका सबसे पहले निकालना था वो ये निकालना था 13.33, 20 एंड 40, ये आपके पास आ गया। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था। आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद हम लाइन खींचते हैं आगे। देखिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें बोला गया है डिविडेंड यील्ड निकालना है। डिविडेंड यील्ड, अब डिविडेंड यील्ड कैसे निकालेंगे वो निकालते हैं हम यहां पर सेकंड पॉइंट, डिविडेंड यील्ड निकालते हैं। डिविडेंड यील्ड क्वेश्चन में हमारे को यही निकालने को बोला है। और डिविडेंड यील्ड निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल सा होता है, D1 अपॉन में P0। क्योंकि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में निकलता है तो इनटू में हमें लगाना होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं, तीनों का कॉमन ही है। D1 कितना है हमारे पास, D1 है हमारे पास 2, 2 एंड 2 अपॉन में P0 निकला था 13.33 अपॉन में 20 और अपॉन में 40। और एज पर द रूल क्योंकि ये परसेंटेज में निकालना है तो इनटू में 100 हमारा लगता है, क्योंकि कोई भी जो आंसर होता है यील्ड वाला
वो परसेंटेज में ही हम निकालते हैं। तो आ गया 15, तो ये आ गया एग्जैक्ट 15% ही है। दूसरा आ जाएगा 10% और तीसरा हो जाएगा हमारे पास 5%। ये है 2 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 40, तो 5% आ गया। देखो बुक में ये भी मिस्टेक की हुई है। बुक में क्योंकि मैंने पहले ही बताया कुछ मिस्टेक्स होती हैं, यहाँ पे देखेंगे ये तो 15 ठीक आ गया, 2/20 का रहा तो 10% आ गया, 2/40 का तो 10% नहीं आ सकता, ये मिस्टेक है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं लिखा इन्होंने क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो कितना आएगा 0.05, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100 किया तो 5% आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। जिसके बाद ये बुक है उसको ठीक जरूर कर लें। मैं बुक में भी ठीक कर देता हूँ। नई बुक होती है, मिस्टेक्स का पता नहीं चलता। ये जो है इसका आंसर है 5%। ये लो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए ये हमारा डिविडेंड यील्ड आ चुका है। अच्छा, अब इसके बाद हमें निकालना है कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन निकालते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं हम अकाउंट को। अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड है कैपिटल गेन यील्ड। अब कैपिटल गेन यील्ड कैसे निकलेगा, जरा इसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले तो कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। अब कैपिटल गेन के लिए हम करते क्या है, पहले तो वो समझना है हमें। देखिए सबसे पहले तो हमें कैपिटल गेन चाहिए, जिसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जो मेरा ये वाला शेयर था, देखो ये शेयर का प्राइस है आज का, क्योंकि P0 मैंने क्या लिखा है, P0 अब यहां पे पढ़ेंगे तो वो होता है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और गेन निकालने के लिए हमें निकालनी होती है फ्यूचर मार्केट वैल्यू। फ्यूचर मार्केट वैल्यू मतलब आपको ये P0 ना होकर आपको चाहिए P1। याद रखना, अब ये P0 है, अब आपको चाहिए P1। तो P1 कैसे निकालेंगे? P1 निकालने के लिए आपने इसी फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन एक बात को याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, ये जो P0 है तो ऊपर D1 आता है, पूरे चैप्टर में काम आएगा ये बात मेरी। ये 0 है तो ऊपर 1 होता है। अगर यहां पर मेरे को 1 चाहिए तो ऊपर 2 हो जाएगा, यहां पर मुझे 5 चाहिए तो ऊपर 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? जो भी यहां पर चाहिए होगा उससे एक ऊपर चाहिए होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे 0 है तो ऊपर 1, यहाँ पे 1 होगा तो ऊपर 2, यहाँ पे 2 होगा तो ऊपर 3। क्लियर हो गया होगा ये बात? चलिए अब ऊपर मुझे बनाना है पहले 1। अब मैं यहाँ पे पहले 1 बनाऊंगा। किसको? P1 बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे D2 चाहिए होगा। देखिए D1 क्या होता है, पहले तो D1 समझेंगे। D1 होता है मेरे पास D0 1 प्लस G होता है। समझ में आ गया? जब ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कभी FM में, बट कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है सब बच्चों ने FM मेरे से पढ़ी हो, बट कोई बात नहीं। D0 क्या होता है? वो होता है डिविडेंड पेड, जो हम पे कर चुके हैं। और D1 होता है डिविडेंड विल बी पे, जो हम भविष्य में पे करेंगे। अब यहां पर मुझे D1 गिवन है, मुझे चाहिए D2। तो D2 क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा D1 ब्रैकेट 1 प्लस G। समझ में आ गया पॉइंट? मतलब जो मैं बोलना चाहता हूं पॉइंट ये है कि आपने जो भी चीज निकालनी है, अगर यहाँ पे 2 निकालना है तो यहाँ पे 1 प्लस जी, यहाँ पे अगर 5 निकालना है तो 4 प्लस जी, अगर यहाँ पर आपने 9 निकालना है तो 8 प्लस जी। समझ में आ गया है? 1 मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये 1 मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले D1 इस फॉर्मूले में लगकर। मैं पहले D1 ही निकालता हूँ, वो हो जाए D2 निकालता हूँ, सॉरी D1 ब्रैकेट 1 प्लस जी। अब यहां पर ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है मुझे 2, ये भी 2 और ये भी 2। G है 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.1 और 1 प्लस 0.15।
5%, 10%, 15% ये दे रखा है मुझे जी क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा D2। D2 कितना हो गया? ये आ गया 2.1, ये आ जाएगा 2.2 और ये हो जाएगा 2.3, ये आ गया D2। बस यही चाहिए था मुझे, समझ में आ गया। अब फिर लगाओ के ई का फॉर्मूला, वो हो जाएगा D2 अपॉन में P1 और प्लस में G। समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कैपिटल गेन निकालना है। गेन तभी निकलेगा जब मैं एक वैल्यू आगे जाऊंगा, तो उस एक वैल्यू आगे को ऐसे जाते हैं हम लोग। अब ये निकल गया है मेरे पास के ई कितना है मेरे पास? के ई है मेरे पास 20% था, तो ये आ गया 0.2। 0.2 इज इक्वल टू D2 आ गया 2.1 अपॉन में P1 निकालना है और प्लस में G है मेरे पास 0.05। यहां पर भी वही 0.2 इज इक्वल टू 2.2 अपॉन में P1 और प्लस में 0.1। 0.2 इज इक्वल टू 2.3 अपॉन में P1 प्लस में 0.15, क्योंकि G 5%, 10% एंड 15% है। अब ये पहले की तरह ही ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके माइनस हो गया, ये यहाँ पे जाके माइनस हो गया और ये यहाँ पे जाके माइनस हो गया। तो कितना हो जाएगा? 0.2 में से 0.05 चले गए तो 0.15 इज इक्वल टू 2.1 अपॉन में P0, तो P1 हो जाएगा 2.1 अपॉन में 0.15। यहाँ पर हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू 2.2 अपॉन में P1, तो P1 हो जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 0.1। यहाँ पर हो गया 0.05 इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय P1, तो P1 हो जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाय 0.05। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ये और ये आंसर आ जाएगा। कितना आ गया देखेंगे, कैलकुलेटर पे दिखाओ। ये आ गया 2.1 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ये आंसर आ गया 14। तो ये तो आंसर आ गया 14। एक तो ये आ गया, दूसरा ये तो आ गया 22, ये तो दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और ये आ गया 2.3 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ गया 46, ये आ गया। अब अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं, कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला ध्यान रखना, वो होता है P1 माइनस P0, ये मेरा कैपिटल गेन होता है। P1 माइनस P0, ये आ गया मेरा P1 जो ये मैंने निकाला है, ये वाला, ये P1 है, और P0 मैं यहाँ पे ऊपर निकाल चुका हूं, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 14 माइनस 13.33, तो आ गया 0.67। ये आ गया 22 माइनस 20, तो ये आ गया 2, और यहां पर हो जाएगा 46 माइनस 40, तो ये आ गया 6। ये तीनों की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया? ये कैपिटल गेन आया, भी याद रखना, मतलब एक साल में मेरा जो शेयर का प्राइस है वो इतना 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 बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे कैपिटल गेन नहीं चाहिए, मुझे कैपिटल गेन यील्ड चाहिए। अब यील्ड के लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, बस एक ही लाइन में हो जाएगा। अब ये मुझे चाहिए कैपिटल गेन यील्ड, और ये भी परसेंटेज में ही निकलता है, याद रखना। अब ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है हमें, और वो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, रेड कलर से देता हूं, कैपिटल गेन अपॉन में P0 और इनटू में 100, ये फॉर्मूला लगा देंगे इसका।
कैपिटल गेन अपॉन में P0 और इनटू में 100। तो देखिए कैपिटल गेन कितना है मेरे पास, अगर मैं बात करूंगा कैपिटल गेन था 0.67 डिवाइडेड बाय P0 था 13.33 और इनटू में 100। यहाँ पे था 2 डिवाइडेड बाय 20 इनटू में 100 और यहाँ पे था 6 डिवाइडेड बाय 40 इनटू में 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.67 डिवाइडेड बाय 13.33 इनटू में 100, 5 आ गया, ये आ गया 5% और ये आ गया 10% और ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100 तो 15% ये आ गया। ये हमारे पास है कैपिटल गेन यील्ड आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर है। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, देखिए ये आ गया 5, 10 एंड 15, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये था गेन 0.67, 2 एंड 6। डिसीजन, one of the basis of the shares price and dividend yield, investment should be made company X. However, if the criticism of the capital gain yield, then company Z is the best. देखो जरा समझ में आएगा यहाँ से आपको, ये आपने डिसीजन सिर्फ बताया है। मेरे पास सबसे पहले यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से था, P0 है 13.33, 20 एंड 40। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं मुझे चाहिए था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने select the whether shares investor should be purchased after making the fundamental analysis, किसके अकॉर्डिंग, तो कंपनी शेयर्स तो इसमें कम है, शेयर प्राइस, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखेंगे शेयर का प्राइस है 13.33 का, मुझे 13 रुपए 33 पैसे का शेयर खरीदने को मिलेगा, यहाँ पे 20 रुपए का खरीदना पड़ेगा या 40 रुपए का, तो जिसका शेयर प्राइस कम होगा मैं उसी का खरीदूंगा। उसके बाद भी मुझे उसी के ऊपर जो सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलता है 15% का, शेयर का प्राइस कम है, उसके बाद मुझे डिविडेंड सबसे ज्यादा उसी पर मिल रहा है, तो फर्स्ट दोनों के अकॉर्डिंग तो मैं ये वाला ऑप्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो वहां पर मुझे जो कैपिटल गेन यील्ड आया है वो मुझे सबसे ज्यादा आया जेड में, तो उसमें मैं 15% वाले को चूज करूंगा। देखो जो 13.3 है वो ये कहता है कि आज आपको शेयर खरीदना पड़े और आपको 13.33 का मिल रहा है 20 का एंड 40 का, तो डेफिनेटली आप उसी को खरीदेंगे जिसका शेयर प्राइस कम है। उसके बाद भी उसके ऊपर डिविडेंड सबसे ज्यादा मिलता है, डिविडेंड यील्ड तो सबसे ज्यादा, तो डेफिनेटली आप वही चूज करेंगे। इसीलिए फर्स्ट टू में एक्स है और क्योंकि कैपिटल गेन यील्ड में इसका ज्यादा है इसलिए वो यहां पर आएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड था। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ फर्म्स पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹8 per share and the face value is 10. The dividend is expected to growth 5% per annum. The company belong to a risk class is 12%. देखो क्या क्या दे रखा है मुझे, कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ 8, आज पे कर रहा है 8 का और फेस वैल्यू है 10 रुपए की, द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 5% का। तो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7.3, ये हमारी इलस्ट्रेशन है याद रखना। क्या करते हैं इसके अंदर हम देखेंगे, मुझे दे रखा है D0 क्योंकि ये डिविडेंड पेड है तो वो दे रखा है 8 रुपए का, ग्रोथ है मेरे पास 5% जिसको बोलते हैं 0.05 और के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है मुझे 12% का जिसको लिखेंगे 0.12।
अगर मुझे D1 चाहिए तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है D0 1 प्लस G। तो D0 है मेरे पास 8 ब्रैकेट 1 प्लस 0.05, इट मीन्स 8.4। मुझे निकालना है KE का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में, मुझे जो चाहिए वो P0 चाहिए है, और प्लस में करते हैं हम लोग G। ठीक है, तो क्या होगा, KE है मेरे पास 0.12 इज इक्वल टू D1 मैंने निकाला है 8.4 अपॉन में, P0 मुझे चाहिए और G है मेरे पास 0.05, ये तो जाके माइनस का हो जाएगा। 0.07 इज इक्वल टू 8.4 अपॉन में P0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा P0 हो जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाई 0.07, कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे तो 8.4 डिवाइडेड बाई 0.07, तो ये आ गया 120 का। तो इट मीन्स जो मेरा आज का जो शेयर प्राइस है वो कितने का है, 120 का है, यही आपको निकालना था। ठीक है, और इसके बाद कंपनी ने इसका सेकंड पार्ट भी बोला है, ये क्वेश्चन देखेंगे 2008 में आया हुआ है, ये आ गया 120। दूसरा उसने बोला है what would you be the value of difference if the risk class is 15%, अगर मेरा रिस्क क्लास 12 के बदले 15% हो जाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो 12 के बदले हम भी 15 पुट कर देंगे, डाटा जो है वो यही रहेगा। देखिए इसका अगर हम बात करें बी पार्ट की, तो उसमें KE दे दिया सिर्फ 15% कर दिया, और G है मेरे पास 5% का 5% है, और जो D0 है वो हो गया 8 था वो 8 ही रहा, और D1 जैसे मैंने बताया था 8.4, तो 8.4 ही है पहले वाले क्वेश्चन का। तो बस KE हो जाएगा D1 अपॉन में P0 प्लस में G, तो ये आ गया 0.15 इज इक्वल टू 8.4 अपॉन में P0, और प्लस में ये आ गया G है 0.05, तो 0.1 इज इक्वल टू 8.4 अपॉन में P0, P0 की वैल्यू आ गई 8.4 अपॉन में 0.1, इट मीन्स 84, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4, ये इलस्ट्रेशन है मेरे पास 7.4। देखिए ये है XYZ has just paid its annual dividend of ₹3, अभी पे किया गया डिविडेंड 3 रुपए का है, और जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है, ठीक है, और ग्रोथ रेट दे रखी है 8% की। द कंपनी बिलोंग्स टू रिस्क क्लास, हमें दे रखा है 14% का, ठीक है, और हमारे को शेयर का प्राइस निकालना है, और दूसरे केस में अगर रिस्क क्लास 16% हो जाएगा तो निकालना है। पहले वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम, देखिए D0 दे रखा है मुझे 3 का, और G दे रखा है मुझे 8%, इट मीन्स 0.08। KE दे रखा है मुझे 14% का फर्स्ट पॉइंट पर, तो इसको लिखेंगे 0.14, तो बस KE लगा देंगे D1 अपॉन में P0 और प्लस में G, और जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अगर हमारे को D1 निकालना होगा तो वो लगाते हैं D0 1 प्लस G, तो D0 है 3, 1 प्लस 0.08 का मतलब हो गया 3.24, ठीक है, तो D1 हो जाएगा 3.24, वो यहां पे लगा देंगे हम, तो ये हो गया 0.14 3.24 अपॉन में P0 है मेरे पास, निकालना है, और प्लस में G है 0.08, ये तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.06 इज इक्वल टू 0.06 इज इक्वल टू ये आ गया 3.24 अपॉन में P0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P0 हो जाएगा 3.24 डिवाइडेड बाय 0.06, तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, तो 5 और 4 54 आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद बोला गया है हमारे को, अगर रिस्क हमारा 15% हो जाए, नहीं रिस्क हमारा 16% हो जाए तो क्या होगा, इसका बी पार्ट, सब कुछ वही है, डाटा
जो हमारा D1 है वो पहले वाला 3.24 ही है, KE बस 16% हो गया, और G मेरा 8% था, वो 8% ही है, जिसको 0.08 लिखेंगे और उसको 0.16 लिखेंगे। बस इसके बाद सॉल्व ही करना है। KE होता है D1 बाय P0 प्लस में G, यही फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखा था। ये आ गया 0.16 इज इक्वल टू 3.24 अपॉन में P0 निकालना है और प्लस में 0.08, इधर जाके इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। 0.08 इज इक्वल टू 3.24 अपॉन में P0 हो जाएगा 3.24 अपॉन में 0.08, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 324 डिवाइडेड बाय 8, तो आ गया 40.5, तो आ गया 40.5, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा। ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ तक। आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।